जय हिंद फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं जीके का बेहद ही स्पेशल क्लास, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बारीकी से छाट कर लाया गया है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग बारीकी से देखें, जिससे आपको हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने ही वाला है। इस तरह का क्वेश्चन मैं तैयार करके काफ़ी मेहनत से तैयार किया हूँ और काफ़ी एनालिसिस करके तैयार किया गया क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। आप लोग को वीडियो देखने में ही एहसास हो जाएगा कि जो क्वेश्चन इस क्लास में दिखाया जा रहा है वो सभी क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कोई ना इजी है, ना कोई बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आता है। आप लोग क्वेश्चन अच्छा से देखें, नोट डाउन करें और वीडियो को अपने दोस्तों ये सब के पास शेयर करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने क्लास की ओर और हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन को किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है। हर क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, हर ऑप्शन को तोड़ कर रख देंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति आंदोलन जो हुआ था दोस्तों दक्षिण में हुआ था, वह दक्षिण से उत्तर भारत की ओर आया था। तो दक्षिण से उत्तर भारत की ओर लाने का इसका श्रेय जाता है ऑप्शन ए रामानंद, आचार्य रामानंद को ये श्रेय जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग डिटेल से इस क्वेश्चन को एकदम तोड़ कर देखते हैं और इस क्वेश्चन से बनने वाले कई तरह के क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ ये 10 क्वेश्चन का क्लास नहीं है दोस्तों, आप समझिए कि यह कम से कम तो 200 क्वेश्चन का क्लास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल। सही विकल्प तो एक है, ये है रामानंद, इनके बारे में हम जानते हैं। वैष्णव संत और विशिष्ट द्वैत रामानंद 14वीं शताब्दी के एक प्रमुख वैष्णव संत थे और रामानुज के विशिष्ट द्वैत वेदांत दर्शन के अनुयायी थे। इन्होंने ईश्वर के सगुण विशेष गुणों वाले राम की भक्ति पर जोर दिया। देखिए दोस्तों, सगुण और निर्गुण दो तरह का भक्ति भाव होता है। तो सगुण क्या होता है? जिसमें भगवान का जो आकृति होता है या उनका मूर्ति होता है उसका पूजा के लिए बोला जाता है। और निर्गुण में भगवान निरंकार बोला जाता है। भगवान निरंकार है, यानी कि भगवान का कोई आकार नहीं है और उसमें भगवान का कोई मूर्ति पूजा का के बारे में जिक्र नहीं होता। तो सगुण और निर्गुण में यही अंतर है, ये आप लोग जान लीजिए। चलिए और देखते हैं इनके बारे में। उत्तर भारत में भक्ति का प्रयास उन्हें दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि दक्षिण भारत में ये प्रसार किए थे और उसके बाद इस प्रचार को और बढ़ाते हुए उत्तर भारत की ओर ये लाए थे। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार गंगा के किनारे स्थित वाराणसी काशी से किया। वह गंगा के किनारे जो काशी है, यानी कि ये क्वेश्चन भी आता है कि काशी किस नदी के किनारे है, तो काशी गंगा नदी के किनारे है। वहाँ से स्टार्ट किया था। जाति भेद का विरोध, रामानंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था की कठोरता का विरोध किया और सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। यह उनके समावेशी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू था। यह सभी जातियों को लेकर चलने वाले में से थे और सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। स्थानीय भाषाओं का प्रयोग, उन्होंने संस्कृत की बजाय स्थानीय भाषाओं जैसे कि हिंदी की विभिन्न बोलियों में उपदेश दिए, जिससे उनके विचार आम लोगों तक पहुंच सके और भक्ति साहित्य का विकास हुआ। इन्होंने क्या किया है कि बात को समझा कि अगर आम लोगों तक बात को पहुंचाना है तो संस्कृत या कोई अन्य भाषा में न देकर जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र के लोकल लैंग्वेज में ही प्रचार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वह अधिक से अधिक भक्ति उस जो बोला जाता है उस विचारधारा के होने की कोशिश करें और उनके बातों को मानने की कोशिश करें। तो उन्होंने यही प्रयास किया है कि हर क्षेत्र में जाकर वहाँ के लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में लोगों को समझाया जाए। जैसे कि भोजपुर में गए तो भोजपुरी हो गया, उत्तर प्रदेश में गए तो हिंदी, अवधी, ये सब भाषा में प्रचार प्रसार किया। शिष्य परंपरा, उनके शिष्य परंपरा क्या है? उन्हें 12 प्रमुख शिष्यों में विभिन्न जातियों और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे, जिन्होंने आगे चलकर भक्ति आंदोलन को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया। उनके जो 12 शिष्य थे वही भक्ति आंदोलन को है ना जो बहुत क्षेत्रों में फैलाया था।
चलिए देखते हैं, अब कबीर के बारे में जानते हैं हम लोग। कबीर ऑप्शन बी में था, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। उनसे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है छूटेगा नहीं दोस्तों। आपको बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन का एकदम तोड़ कर रख देने वाला ये वीडियो है, और उससे 10 क्वेश्चन से कम 200 प्लस क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से छूटे नहीं। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने का गारंटी है। चलिए वीडियो में देखते हैं। 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि और संत थे जो रामानंद के शिष्य थे। कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। जैसे कि कहा है कि रामानंद ने कई तरह के जातियों को लेकर, कई तरह के जाति जो उनके शिष्य थे वो जाति प्रथा नहीं देखते थे। तो कबीर हरिजन समुदाय से आते थे, तो इनको भी अपना शिष्य बनाया था। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म, निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीर जो थे वो निर्गुण स्वभाव के थे, यानी कि निर्गुण विचारधारा के मानने वाले लोगों में से थे। उन्होंने कहा है कि ईश्वर निरंकार है, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं, अनंत तक ईश्वर है। और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। जैसे कि सगुन में मूर्ति पूजा होता है, निर्गुण में मूर्ति पूजा नहीं होता है, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनकी वाणी में हिंदू और इस्लामी विचारों का समन्वय दिखता है, लेकिन उन्होंने दोनों धर्मों की रूढ़ियों की आलोचना की। जो कबीर हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के विचारों का समन्वय उनके वाणी में दिखता है, यानी उनकी बोली में दिखता है। लेकिन उन्होंने दोनों धर्मों के खिलाफ आवाज़ उठाया। दोनों धर्मों के जो गलत चीज़ थी, जो उनके नज़र में गलत था, उस पर आवाज़ उठाया। उनकी रचनाएं बीजक के संग्रहित हैं, बीजक में संग्रहित हैं, यानी कि बीजक पूछा जाएगा कि बीजक किसने लिखा है, तो बीजक का रचयिता है कबीरदास। और वे सामाजिक समानता और धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी, लेकिन उन्हें दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय नहीं है। इन्हें दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय नहीं है, लेकिन इन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। देखिए दोस्तों, ये आप लोग को ये सब मैं लिख कर भी बताता, लेकिन क्या है कि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, तो ये सब बहुत चीज़ लिखना या बोल देना, उतना मैं आप लोग को मैं सही से नहीं पढ़ा सकता। इसलिए मैं आप लोग को लिख कर एक नोट्स की तरह आप लोग के सामने लाया हूँ। आप लोग में से किन्हीं को भी अगर यह PDF चाहिए जिससे कि आप लोग पढ़ सकें, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उन्हें PDF उपलब्ध करवाऊँगा। ये मेरा वादा है। ये बहुत ही अच्छा PDF बना हुआ है, आप लोग को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तुकाराम के बारे में जानते हैं। 17वीं शताब्दी के महान मराठी संत और कवि थे। यह 17वीं शताब्दी के मराठी कवि थे। वे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे और भगवान विट्ठल बोला जाता है, विष्णु भगवान के एक रूप है, उन्हीं का भक्त थे। उन्होंने मराठी में हजारों अभंग, यानी कि भक्ति कविताएं हैं, उसे अभंग कहा जाता है, रचे, जो बहुत लोकप्रिय है और उन्हें गहरी आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं। उनकी भक्ति में सामाजिक न्याय और समानता के विचार भी मिलते हैं। उनका प्रभाव मुख्य रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र तक सीमित रहा है। इनका जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र क्षेत्र तक ही इनका प्रभाव सीमित रहा है। अब देखते हैं चैतन्य प्रभु भी बोला जाता है इनको। 15वीं-16वीं शताब्दी के बंगाली संत और धार्मिक नेता थे, यानी यह बंगाल के संत भी थे और एक धार्मिक नेता भी थे। इन्हें कृष्णा के अवतार के रूप में जाना जाता है। लोग इन्हें कृष्णा का अवतार बोला जाता है, लेकिन ये कृष्णा के तो अवतार हैं नहीं। उन्हें गौड़ीय वैष्णववाद की स्थापना की, जो कृष्ण के प्रेम में भक्ति पर केंद्रित है। इनके जो वैष्णववाद की स्थापना की वह गौड़ीय है और इनको कृष्ण प्रेम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कीर्तन और संकीर्तन, सामूहिक गायन को भक्ति का प्रमुख मार्ग बताया और इसे लोकप्रिय बनाया। यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि कहीं भी कीर्तन वगैरह होता है तो इनके स्थापना करता यही हैं और इन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। इन्होंने जाति और धर्म के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया और भावनात्मक भक्ति पर जोर दिया। जाति धर्म ये सबसे हटकर इन्होंने प्रयास किया कि भक्ति किया जाए। उनका प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वी भारत में रहा है, यानी कि पूर्वी वही बंगाल के क्षेत्र में हो गया।
तो चलिए यह था क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन था। चारों ऑप्शन को हम लोग डिटेल से देख लिए हैं। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपको एग्जाम में आए तो आप लोग से छूटे नहीं। तो ये हम लोग देखते हैं भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष तो आप लोग को पता ही है, यानी कि सांसारिक दृष्टि, संसार में जितने भी दुख सुख में इंसान जीता है तो इंसान के जन्म से मुक्ति मिल जाना, यानी कि फिर उसे इंसान में पैदा ना होना पड़े, इतना तरह का दुख न झेलना पड़े, इसलिए उसी को मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है। रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु थे राघवानंद थे। किस भक्ति संत ने अल्लाह और राम को एक ईश्वर के दो अलग अलग बताया? तो कबीर के बारे में बताया। जैसे कि कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म, उनके वाणी में दोनों धर्म का समान भाव देखने को मिलता है, लेकिन यह दोनों धर्म को के बारे में जहाँ जहाँ पे दोनों धर्म में गलती है वो उसका विरोध किए थे। पदावली किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो पदावली विद्यापति की रचनाओं का संग्रह है। ये सब दोस्तों क्वेश्चन जितना भी है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। किस भक्ति संत का जन्म वाराणसी में हुआ? तो रामानंद का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ। सूफीवाद किस धार्मिक विचारधारा के से प्रभावित था? तो सूफी जो है वो हम लोग बोलते ही हैं सूफी संत, तो यानी इस्लाम से है, यानी मुस्लिम लोग से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से संबंधित है। चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर शरीफ में है, आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। गुरु ग्रंथ साहिब में किस भक्ति संत की रचनाएं शामिल है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर और अन्य की रचना शामिल है। गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाकार कौन है? तो गुरु ग्रंथ साहिब का रचनाकार है 10वें गुरु गोविंद सिंह है। महाराष्ट्र के प्रमुख संत भक्ति संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। यानी कि ये लोग, ये जो चार हैं तो ये महाराष्ट्र के थे। भक्ति आंदोलन के कारण भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव यह पड़ा कि सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता और स्थानीय भाषाओं के विकास को बढ़ावा मिला। यानी कि सामाजिकता के साथ साथ समानता मिला, यानी कि सभी धर्म एक समान के हुए। धार्मिक सहिष्णुता और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा मिला, यानी कि सभी धर्म का इज्जत करने के बारे में बताया गया और स्थानीय भाषा जो वहाँ लोकल लैंग्वेज होता है उसके विकास पर जोर दिया गया। तो ये था दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग पहला क्वेश्चन से ही आप लोग को समझ में आया होगा कि काफ़ी डिटेल से मैं बता रहा हूँ और एक क्वेश्चन से कई तरह के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और 10 क्वेश्चन का मज़ा लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, ये मेरा वादा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? दोस्तों हम लोग सभी विषय को देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ। ऐसा नहीं कि किसी एक विषय में का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसमें सभी तरह के विषय का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण हम लोग जैसे कि जानते हैं कि रतौंधी होता है, तो उसको जो वैज्ञानिक नाम है उस नाम से जानते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरोफ्थैलेमिया बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं आगे। विटामिन ए की कमी से जेरोफ्थैलेमिया सीधे तौर पर शरीर में विटामिन ए की अपर्याप्त मात्रा के कारण होता है। आँख पर प्रभाव क्या है? विटामिन ए आँख की रोशनी, खासकर की कम रोशनी में देखने की क्षमता, रतौंधी जिसको बोलते हैं, के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से आँखों की श्लेष्मा झिल्ली सूख जाती है और कैरोटीन जमा होने लगता है। प्रगतिशील स्थिति, यह एक प्रगतिशील स्थिति है इसके शुरुआती लक्षणों में रात में धुंधला दिखना शामिल हो जाता है और यदि इलाज न किया जाए तो कॉर्निया का गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है। यानी कि यह जो विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी, उसमें रात में दिखना कम हो जाता है, आप लोग को पता ही होगा।
बहुत लोग रात में बहुत कम देखते हैं। बीटरूट के धब्बे जेरोफ्थैलेमिया के विशिष्ट लक्षणों के में कंजक्टिवा पर छोटे त्रिकोणीय सफ़ेद या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगता है। अंधापन का खतरा गंभीर और अनौपचारिक जेरोफ्थैलेमिया, कार्नियल अल्सरेशन और अंततः अस्थायी अंधापन का कारण बन सकता है। इसलिए विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं ऑस्टियोमलेशिया क्या है। विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया यानी कि शरीर में हड्डी से संबंधित बीमारी है। विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसमें हड्डियां नरम और कमज़ोर हो जाता है। यह वयस्कों में होता है और बच्चों में इसके सामान्य स्थिति को रिकेट्स कहा जाता है। यह जो बीमारी है, ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी है, यह सामान्यतः ज़्यादातर बड़ों में होता है, वयस्कों में होता है। लेकिन अगर बच्चों में यह बीमारी हो जाए तो उसको रिकेट्स नाम से जाना जाने लगता है। इसके लक्षणों में हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता जाता है। यानी कि हड्डियों को यह कमज़ोर कर देता है। अगर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में शरीर को न मिले तो शरीर में हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और उसमें दर्द वगैरह ये सब आने लगता है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फेट के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फेट ये सब इसमें पाया जाता है, जो शरीर के हड्डियों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे भी कैल्शियम की गोली लोग खाते हैं ताकि शरीर में हड्डियों की मजबूती बना रहे। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। सूर्य का जो प्रकाश है सुबह 6 बजे से लेकर 9 या 8 बजे तक जो प्रकाश सूर्य का होता है वह बहुत ही 8-9 बजे तक मैं जो बोल रहा हूँ वो ठंडा के दिनों का है। गर्मी के दिनों में 6 से 7 इतना ही तक विटामिन डी फायदा करता है सूर्य का रोशनी। अब देखते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या है? जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, जिससे ऊतकों का पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। यानी एनीमिया में शरीर में जो रेड आरसीबी है, रेड सेल ब्लड, वो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, वो कम होने लगता है और शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके कारण हो सकते हैं जिससे कि आयरन की कमी, इससे कारण होने वाले तरीका जो रोग नज़र आएगा उससे है कि आयरन की कमी हो जाएगा। B12 या फॉलेट की कमी, आनुवांशिक स्थितियां और पुरानी बीमारियां शामिल हैं। आनुवांशिक स्थितियां भी होती है जिससे में खून की कमी, पारिवारिक अगर चल रहा है वंशानुगत तो उससे भी लोगों में देखने को मिलता है। लक्षण में थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ और पीली त्वचा शामिल हो जाता है। इस तरह का अगर किसी व्यक्ति में हम देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वह एनीमिया से ग्रसित है। एनीमिया शरीर के विभिन्न अंगों और कार्यों को प्रभावित कर सकता है। उपचार का कारण पर निर्भर करता है। इसमें आहार परिवर्तन, सप्लीमेंट या चिकित्सा प्रक्रिया शामिल होती है। यानी कि उपचार का जो कई तरह के उपाय बताए गए हैं, जैसे कि आहार से हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट मिलते हैं, जैसे कि ब्लड बढ़ाने के लिए दवा होता है, उससे होता है, और चिकित्सा भी उपचार भी होता है। स्कर्वी क्या है? तो स्कर्वी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी, जिसको स्कर्विक एसिड कहते हैं, की कमी के कारण होता है। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो संयोजी ऊतक का एक महत्वपूर्ण घटक है। लक्षणों में मसूड़ों से खून आना, हाथों का ढीला होना, त्वचा पर थक्के, जोड़ों में दर्द, घावों को धीरे धीरे ठीक होना शामिल होता है। यानी कि जिसमें स्कर्वी हो जाता है तो उसमें कुछ लक्षण होते हैं, जैसे मसूड़ों में से खून आने लगता है, दांत उसके जल्दी हिलने लगते हैं या जल्दी टूट जाते हैं, त्वचा पर थक्के जमने लगते हैं, देखने में बहुत खराब तरह का लगता है, जोड़ों में बराबर दर्द होते रहेगा, तो समझिए उनमें विटामिन सी की कमी है। और वैसे लोगों को अगर घाव हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ये सब स्कर्वी का लक्षण देखने को मिलता है। विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टे फलों
और हरी सब्जियों में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जितना भी तरह का खट्टा सब्जी हम लोग खाते हैं या खट्टा फल हम लोग खाते हैं तो उन सभी में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। और विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिसको शरीर ऑब्जर्व नहीं करती है, खाएं तब तक ही है जब तक कि हम बाथरूम वगैरह नहीं गए। बाथरूम वगैरह जाने के बाद विटामिन सी निकल जाता है, लेकिन उतना ही देर में वो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसका इलाज विटामिन सी युक्त आहार और सप्लीमेंट लेकर किया जा सकता है। यानी कि विटामिन सी का जो आहार होता है, खट्टे फल वगैरह, वो खा के किया जा सकता है, नहीं तो डॉक्टर के क्षेत्र में वो इलाज इसका करते हैं, तब जाकर सही होता है। चलिए, विटामिन जो ए का जो क्वेश्चन था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो उससे मिलता जुलता हुआ 10 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ए का मुख्य कार्य आँखों के लिए होता है, त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए होता है। तो विटामिन ए का ये महत्वपूर्ण कार्य हो गया। मेन रूप से आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ए की कमी से सबसे पहले कौन सा नेत्र लक्षण दिखाई देता है? तो रतौंधी। सबसे पहले यही लक्षण दिखाई देगा कि लोगों को रात में देखने में कमी आने लगती है। कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? तो मछली का तेल जैसा, मछली का तेल हो गया, गाजर वगैरह हो गया, ये सब अच्छा माना जाता है विटामिन ए के लिए। विटामिन ए में किस प्रकार का विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है? तो यह वसा में घुलनशील या पानी में घुलनशील होता है। जो बताना है, तो यह वसा में घुलनशील होता है। शरीर में बीटा कैरोटीन किस विटामिन के परिवर्तन से होता है? तो बीटा कैरोटीन होता है जो विटामिन ए की कमी के कारण परिवर्तित हो जाता है। विटामिन ए की कमी से बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों में जो है यह कमज़ोर हो जाता है और संक्रमण का खतरा है जो अधिक हो जाता है। गर्भवती महिलाएं के लिए विटामिन ए का सेवन कितना महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ए का जो सेवन है वो गर्भवती महिलाओं के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भ्रूण के विकास और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको सीमित मात्रा में विटामिन ए का जो आहार है वो दिया जाता है, ताकि उसका एक पूरा क्या बोला जाता है उसको, उनमें विटामिन ए के जितना ज़रूरत होता है उतना पूरा हो, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे कुछ हानियाँ भी उत्पन्न हो जाती है। विटामिन ए की कमी से त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो त्वचा शुष्क और खुरदुरी हो जाती है, यानी कि पूरा सूखा हुआ और खुरदुरा टाइप का त्वचा हो जाता है। क्या पौधों में विटामिन ए सीधे रूप से पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नहीं दोस्तों, उनमें कैरोटीन जैसे कैरोटेनाइड्स पाए जाते हैं जो शरीर के विटामिन ए में बदल देते हैं। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए कौन सा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया? तो विटामिन ए की कमी के दूर करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया, जिसको बोला जाता है विटामिन ए अनुपूरक कार्यक्रम। विशेष रूप से बच्चों के लिए यह चलाया गया था। चलिए देखते हैं आज के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनोग्राफी। आइए इसके बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं। उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगे। उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगे क्या हैं? सोनोग्राफी शरीर के अंदर की संरचनाओं की कल्पना करने के लिए उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगे अल्ट्रासाउंड का उपयोग करती है, जो मानव श्रवण सीमा से परे होती है। यानी कि उच्च ध्वनि तरंगे जो होती है वो सोनोग्राफी शरीर के अंदर की संरचनाओं की कल्पना करने के लिए उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है, जो मानव को सुनने के सीमा से बाहर होता है। प्रतिध्वनि तरंगे क्या हैं? वह यह ट्रांसड्यूसर नामक उपकरण यानी कि ध्वनि तरंगों को शरीर में भेजता है। ये तरंगे विभिन्न ऊतकों और अंगों से टकराकर परावर्तित होती है। वास्तविक समय में छवियाँ।
परावर्तित ध्वनि तरंगों को ट्रांसड्यूसर द्वारा वापस प्राप्त किया जाता है और कंप्यूटर द्वारा संसाधित करके वास्तविक समय की गतिशील छवियां बनाई जाती हैं। सुरक्षित और आक्रामक सोनोग्राफी आयनकारी विकिरण जैसे एक्सरे में उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह एक सुरक्षित और गैर आक्रमण का इमेजिंग तकनीक है। विभिन्न अनुप्रयोग, इसका और भी विभिन्न अनुप्रयोग देखते हैं। इसका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण की निगरानी, आंतरिक अंगों की जांच, रक्त वाहिनियों का अध्ययन और कुछ चिकित्सा प्रक्रियाओं को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। सोनोग्राफी का जो उपयोग है, देखते हैं बीसीजी ईसीजी ऑप्शन बी में। यह एक नैदानिक प्रशिक्षण है जो हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। ईसीजी से दोस्तों हम लोग हृदय का जो गति है ना वो नापते हैं। किसी को अगर हार्ट पेशेंट है तो उनको ईसीजी जरूर जांच करवाना पड़ता है और हमेशा जांच करवाना पड़ता है। त्वचा पर रखे इलेक्ट्रोड हृदय की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेगों को मापता है। इसका उपयोग धड़कन की दर और लय में असमानताओं, हृदय की क्षति और अन्य हृदय रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसी से पता चलता है कि हृदय में कैसा रोग है या क्या बीमारी है। हृदय से संबंधित बीमारी के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है। यह एक गैर आक्रामक प्रक्रिया है, इसमें ध्वनि तरंगों का उपयोग नहीं होता है। ईसीजी हृदय के कार्य का तात्कालिक मूल्यांकन प्रदान करता है। चलिए देखते हैं ईईजी। ईईजी एक नैदानिक प्रशिक्षण है जो खोपड़ी पर रखे इलेक्ट्रोड का उपयोग करके मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों का रिकॉर्ड करता है। यह मस्तिष्क से संबंधित जो गतिविधि होता है उसका रिकॉर्ड करता है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं, न्यूरॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत संकेतों को मापता है। इसका उपयोग मिर्गी नींद विकार, मस्तिष्क की चोट, एन्सेफेलाइटिस और अन्य मस्तिष्क संबंधी स्थितियों का निदान और निगरानी करने के लिए किया जाता है। यानी कि ईईजी जो है उससे मस्तिष्क से संबंधित कोई भी जो बीमारी होता है, जैसे कि नींद ना आना, मिर्गी आना, किसी में पागलपन नज़र आना, ये सब ईईजी के थ्रू ही हम लोग जान पाते हैं कि क्या बीमारी है मस्तिष्क में उसके। यह एक गैर आक्रामक प्रक्रिया है, इसमें ध्वनि तरंगों का उपयोग नहीं होता है। यह गैर आक्रामक प्रक्रिया है, इसमें तरंगों का उपयोग नहीं होता। सोनोग्राफी में ही तरंगों का उपयोग होता है। ईईजी मस्तिष्क के विद्युत गतिविधियों के पैटर्न का विश्लेषण करने में मदद करता है। यानी कि यह मस्तिष्क से संबंधित जितना भी तरह का जांच जो होता है ईईजी के मदद से ही किया जाता है। एक्सरे के बारे में जानते हैं। एक्सरे तो आप लोग को पता ही होगा कि यह हड्डी को देखने के लिए होता है। त्वचा जो मानव शरीर का जो अस्थि है, सिर्फ एक्सरे जो है यानी कि एक्स किरण वो हड्डी को पार नहीं कर पाता और उसका फोटो सामने निकल के आ जाता है, जिसको हम लोग एक्सरे के रूप में जानते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसमें उच्च ऊर्जा होती है और यह शरीर के नरम ऊतकों को भेद सकती है। जैसा कि बोला कि नरम ऊतक यानी कि हमारे शरीर के जितने भी कोशिका हैं और जितने भी शरीर में त्वचा है सभी को भेदते हुए आर पार हो जाती है, लेकिन हड्डियों को पार नहीं कर पाती है। शरीर के विभिन्न ऊतकों को अलग अलग मात्रा में एक्सरे का अवशोषित करते हैं, जिससे हड्डियां और घनी संरचनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं, फेफड़ों की बीमारी और कुछ विदेशी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हड्डी वगैरह के लिए ही किया जाता है। एक्सरे आयनकारी विकिरण का उपयोग करता है, इसलिए इसके उपयोग में सावधानी बरती जाती है। आयनकारी विकिरण का उपयोग होता है, इसलिए इसके उपयोग में सावधानी बरती जाती है। एक्सरे स्थित छवियां प्रदान करता है। एक्सरे क्या है कि एक छवि प्रदान करके देता है जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि जो उसके अस्थि में कुछ प्रॉब्लम, कुछ फॉल्ट या कहीं पे क्रैक वगैरह आ जाता है तो हम लोग देखते हैं कि एक्सरे के द्वारा ही हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सोनोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले ध्वनि तरंगों की आवृत्ति सीमा क्या होती है? तो ये 2 से 18 मेगाहर्ट्ज मानव सीमा से ऊपर होती है, यानी कि मानव इसको नहीं सुन सकता है। आप लोग को पता ही होगा कि मानव कितना सुन सकता है, तो 20 से 20 हज़ार मेगाहर्ट्ज ही सुन सकता है। 20 से 20 हज़ार
इससे कम या इससे ऊपर नहीं सुन सकता है। तो यह तो कम है, बहुत ही कम है, 2 से 18 है। और हम लोग 20 से मिनिमम 20 से लेके 20,000 तक सुन सकते हैं। उससे ऊपर का जो ध्वनि तरंग है वो नहीं सुन सकते हैं, ना नीचे का सुन सकते हैं। सोनोग्राफी में छवि बनाने के लिए किस भौतिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। गर्भावस्था के पहले तिमाही में भ्रूण की आयु का आकलन करने के लिए सोनोग्राफी माप का उपयोग किया जाता है। तो क्राउन रैंप यानी CRL का उपयोग किया जाता है। हृदय सोनोग्राफी को क्या कहा जाता है? हृदय सोनोग्राफी को इको कार्डियोग्राफी कहा जाता है। वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह की दिशा और गति का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी का डॉपलर सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। डॉपलर सोनोग्राफी हो जाएगा। पेट के किन अंगों के जांच के लिए सोनोग्राफी आमतौर पर पहले पसंद होती है? तो यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, गुर्दा हो गया, प्लीहा, अग्नाशय, ये सब का जो अंग का है ये सोनोग्राफी के द्वारा जांच किया जाता है। क्या सोनोग्राफी से हड्डियों को स्पष्ट छवियां प्राप्त की जा सकती है? तो आप लोग बताइए। नहीं किया जा सकता है, एक्सरे के द्वारा किया जाता है। सोनोग्राफी का उपयोग करके क्या बायोप्सी की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। अल्ट्रासाउंड निर्देशित बायोप्सी में सोनोग्राफी का उपयोग सुई को सही स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। बायोप्सी होता है एक छोटा तरह का ऑपरेशन जो कि बिना चीर-फाड़ किए हुए किया जाता है। थोड़ा सा चीर-फाड़ किया जाता है, बहुत बड़ा नहीं। स्तन की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले सोनोग्राफी को क्या कहा जाता है? तो स्तन को जो जांच किया जाता है, जो महिलाओं में स्तन होता है उसकी जांच के लिए ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड बोला जाता है उसको। सोनोग्राफी के कोई ज्ञात दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव है? नहीं, क्योंकि यह आयनकारी विकिरण का उपयोग नहीं करता। आयनकारी विकिरण जो है वो नुकसान होता है, जैसे कि एक्सरे वगैरह में होता है, ये इसमें नुकसान नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4। आज दोस्तों देख रहे हैं आज ज़्यादातर हम लोग साइंस का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है। पिछली बार के क्लास में हम लोग ज़्यादातर आर्ट्स के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। वायु अंगार गैस के मुख्य घटक, तो वायु अंगार गैस के मुख्य घटक CO2H2 हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा CO2H2, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। CO2H2 के बारे में देखते हैं हम लोग। उत्पादन प्रक्रिया इसको देखते हैं। वायु अंगार गैस, वाटर गैस का उत्पादन गर्म कोक, कार्बन का शुद्ध रूप या कोयले पर भाप, पानी की भाप प्रवाहित करके किया जाता है। ये इस अभिक्रिया में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया के द्वारा के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैस बनती है। मुख्य घटक, इसके मुख्य घटक जो हैं वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है और हाइड्रोजन भी एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति, मिश्रण में नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। यह नाइट्रोजन उस हवा से आती है जो भाप बनने की प्रक्रिया या कोयले के दहन के दौरान थोड़ी मात्रा में प्रवेश कर जाती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है और ईंधन के रूप में इसका कोई योगदान नहीं किया जा सकता है। ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले क्या हैं? ऐतिहासिक रूप से वायु अंगार गैस का उपयोग ईंधन के रूप में और रासायनिक संश्लेषण के लिए हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में किया जाता है। जहरीली गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति के कारण वायु अंगार गैस अत्यधिक जहरीली हो जाती है। मोनोऑक्साइड गैस अगर नहीं होगा इसमें तो यह जहरीली नहीं होगी। C2N2O2 CO2O2 यानी कि नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन वायु अंगार गैस में मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा में बन सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो वो थोड़ी मात्रा में बन सकती है यदि कार्बन का पूर्ण दहन हो या भाप के साथ कुछ अन्य अभिक्रियाएं हो, लेकिन मुख्य घटक नहीं है।
वायु अंगार गैस के उत्पादन की प्राथमिक अभिक्रिया CO और H2 बनाती है। CO2 ज्वलनशील नहीं है और वायु अंगार गैस की दहन क्षमता को कम करता है। CO2 से हम लोग आग बुझाते हैं दोस्तों, तो इसलिए यह दहन नहीं कर सकता है। इस मिश्रण में हाइड्रोजन की अनुपस्थिति इसे वायु अंगार गैस का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन वायु अंगार गैस के मुख्य घटक हैं, हम लोग जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी मात्रा में उपस्थित हो सकती है, हालांकि इस मिश्रण में नाइट्रोजन की अनुपस्थिति है जो आमतौर पर कुछ मात्रा में वायु अंगार गैस में नहीं पाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि वायु अंगार गैस में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। वायु अंगार गैस का विशिष्ट घटक CO, H2 और N2 है। CO2 की मात्रा आमतौर पर मुख्य घटकों की तुलना में कम होती है। CH4 जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस मिश्रण में मौजूद है जो वायु अंगार गैस का एक घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। मीथेन प्राकृतिक गैस का एक घटक है और वायु अंगार गैस के उत्पादन में प्रक्रिया में नहीं बनता है, यानी कि वायु अंगार गैस में यह नहीं पाया जाता है। वायु अंगार गैस का उत्पादन भाप और गर्म कार्बन के बीच अभिक्रिया से होता है, न कि मीथेन से। इस मिश्रण में हाइड्रोजन की अनुपस्थिति और मीथेन की उपस्थिति इसे वायु अंगार गैस का गलत साबित करता है, यानी कि बोलता है कि हाइड्रोजन नहीं है और आप बीच में घुसा दिए हैं मीथेन को, तो इसलिए यह गलत है। चलिए अब इस क्वेश्चन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों। वायु अंगार गैस से संबंधित 10 क्वेश्चन। वायु अंगार गैस का उत्पादन करने के लिए किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो किस कच्चे माल का उपयोग करके वायु अंगार गैस का उत्पादन किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा कोक या कोयला, और भाप के साथ हम लोग वायु अंगार गैस बना सकते हैं। वायु अंगार गैस की दहन अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है, जो वह दहन अभिक्रिया के बाद मुख्य उत्पादन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु अंगार गैस में कैसे बनता है? तो गर्म कार्बन की भाप के साथ अपूर्ण अभिक्रिया से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। वायु अंगार गैस को कैलोरी मान प्राकृतिक गैस की तुलना में कैसा होता है? तो बहुत कम होता है। सिंथेसिस गैस और वायु अंगार गैस के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो सीन गैस में CO और H2 का अनुपात अलग अलग हो सकता है और इसमें अन्य गैसें भी हो सकती है, जबकि वायु अंगार गैस में आमतौर पर लगभग 1:1 के एवज में नाइट्रोजन होता है। वायु अंगार गैस का उपयोग किस औद्योगिक प्रक्रिया में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में किया जाता है? तो हैबर प्रक्रिया में किया जाता है। वायु अंगार गैस की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वायु अंगार गैस की खोज किसने की? तो इसका खोजकर्ता नहीं है, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में इसका उत्पादन शुरू हुआ था। इसका खोजकर्ता के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। आधुनिक औद्योगिक प्रक्रिया में वायु अंगार गैस का उपयोग कितना आम है? तो अब इसका उपयोग कम हो गया है, सीन गैस अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वायु अंगार गैस को नीली गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दहन के दौरान यह नीली लौ के साथ जलता है, इसलिए वायु अंगार गैस को नीला गैस कहा जाता है। वायु अंगार गैस के अलावा कोयले से उत्पादित अन्य महत्वपूर्ण गैस मिश्रण कौन सा है? तो उत्पादक गैस और कोल गैस इसका अन्य मिश्रण है। चलिए आज अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुसार व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा जो घटना घटा था, तो उसके अनुसार करना है। तो देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट है जो 1919 में हुआ था। इसमें तो देखने में आपको लग रहा होगा कि सभी तो डेट से तो पता चल रहा है, लेकिन सिर्फ 2 डेट के लिए आपको दिक्कत हो जाएगा। 1918 2 गो है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो हो जाएगा ये रॉलेट एक्ट हुआ,
जो आंसर है यही गलत दिख रहा है मुझे। देखिए खेरा आंदोलन जो हुआ है, तो खेरा आंदोलन आपका हुआ है 22 मार्च को, 22 मार्च 1918 को हुआ है। जबकि अहमदाबाद मिल जो हुआ है वह अहमदाबाद मिल हुआ है वह भी मार्च में ही हुआ है दोस्तों, हुआ था 1918 को, तो खेरा आंदोलन हुआ था। लेकिन अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था वो पहले हुआ था। इसका एक्यूरेट डेट नहीं याद है, छोटा स्मॉल डेट, लेकिन अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले हुआ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है वो पहले आ जाएगा, क्योंकि खेरा आंदोलन दोनों एक ही वर्ष में हुआ है, लेकिन खेरा आंदोलन जो हुआ है वो अहमदाबाद मिल आंदोलन के बाद हुआ है। 22 तारीख को खेरा आंदोलन हुआ है, तो उससे पहले ये अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ है। दूसरा नंबर पे 1 हो जाएगा 2-1, और तीसरा नंबर पे हो जाएगा रॉलेट एक्ट, और चौथा नंबर पर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो इसका सही क्रमानुसार हो जाएगा 2-1-3-4। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं दोस्तों। खेरा आंदोलन 1918 के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका कारण क्या था। गुजरात में के खेरा जिले में फसल खराब होने के बावजूद सरकार द्वारा किसानों में लगान वसूली के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। यानी कि लोगों का, किसानों का फसल बहुत खराब हो गया था, लेकिन वहाँ के जो सरकार थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार थे, वो किसानों से लगान उतना ही वसूल करने का कोशिश कर रहा था जितना कि वो हर बार करता था। तो किसान इससे काफ़ी हताहत हुए और इसके विरोध में खेरा आंदोलन आरंभ करना पड़ा। गांधी जी की इसमें क्या भूमिका थी, तो किसानों ने गांधी जी को संगठित किया और उन्हें सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ही एकमात्र व्यक्ति थे जो हर सत्याग्रह में सबसे आगे शामिल होते थे और एक मजबूत चेहरा होता था भारत के लोगों के तरफ से। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस खेरा युद्ध में शामिल हुआ। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ पटेल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और किसानों का लगान में राहत दिया गया। किसानों को बोला, किसानों से अब उतना लगान नहीं लिया जाने लगा जितना कि ब्रिटिश सरकार ने राजी किया था। महत्वपूर्ण बात क्या है जो यह देखते हैं। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किसानों का पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। गांधी जी इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। तो खेरा आंदोलन के बारे में आप लोग जान गए हैं। खेरा आंदोलन जो है वो 22 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 22 मार्च 1918 को स्टार्ट हुआ था। जबकि अहमदाबाद मिल हड़ताल है वो 1918 में ही स्टार्ट हुआ, लेकिन खेरा हड़ताल से पहले स्टार्ट हुआ था। अहमदाबाद मिल का जो कारण था वह था कि अहमदाबाद की कपड़ा मिल में प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिकों को मजदूरों के बीच विवाद था। यानी प्लेग बोनस जो होता है उसको लेकर मिल मालिकों और वहाँ के मजदूरों को लेकर जो विवाद था, उसके लिए गांधी जी की इसमें क्या भूमिका है। तो गांधी जी ने मजदूरों का समर्थन किया और उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खुद भी भूख हड़ताल किया। तो इस मिल हड़ताल में गांधी जी भी शामिल हुए और मजदूरों की तरफ से खुद भी भूख हड़ताल में शामिल हुए और लोगों को प्रेरित किया। अम्बालाल साराभाई मिल मालिक अम्बालाल साराभाई जो थे गांधी जी के मित्र थे, लेकिन इस मुद्दे पर उनका विरोध हुआ। जो मिल मालिक थे अम्बालाल साराभाई जो थे वो गांधी जी के मित्र थे, लेकिन इस मामले में उसका गांधी जी ने विरोध किया, जो दिखाता है कि गांधी जी यूँ ही नहीं भारत के राष्ट्रपिता हैं। परिणाम अंततः मजदूरों को कुछ मांगों को माना गया और वेतन में वृद्धि हुई। यानी कि मजदूर के वेतन में कुछ वृद्धि हुआ, उनके कुछ हड़ताल के जो कंडीशन थे उसको माना गया। बाकी कंडीशन नहीं माने होंगे, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन माने गए, उनके वेतन में वृद्धि हुई। महत्वपूर्ण क्या है इसके बारे में देखते हैं। इस आंदोलन में मजदूरों के अधिकारों के लिए गांधी जी के संघर्ष को आगे बढ़ाया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन में संघर्ष कर मजदूरी का जो सही मेहनताना है वो दिलवाया और उनके वेतन में बढ़ोतरी करवाया। इसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रॉलेट एक्ट अधिनियम, बाप रे बाप। रॉलेट सत्याग्रह दोस्तों एक ऐसा कानून, एक ऐसा काला कानून था जिसमें बिना दलील, बिना वकील, बिना किसी गवाह के कोई भी किसी
कोई भी नहीं, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकता था, उस पर कोई सबूत नहीं है, कोई उसके पे केस नहीं है, फिर भी उसको पकड़ के अपने सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता था और उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता था। यही रॉलेट एक्ट कानून है। इसी के विरोध में गांधी जी और कुछ अन्य नेता ने इसका विरोध किया। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में यह सत्याग्रह शुरू किया गया। इस एक्ट के तहत सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे में गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया था। क्या हुआ था कि जैसा कि बताया कि किसी को भी पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाता था। गांधी जी को इसमें क्या भूमिका थी उसके बारे में देखते हैं। तो गांधी जी की भूमिका इस एक्ट में, इस एक्ट को काला कानून कहा है गांधी जी ने, और इसके खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया है। इसी सत्याग्रह के दौरान अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके आंदोलन को और तीव्र कर दिया। यानी कि इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग जो हुआ, वहाँ पे लोगों ने जमकर एक जगह जुटकर रॉलेट एक्ट का विरोध के लिए आपस में चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से प्लान बनाया जाए। तो इसी पर जनरल वोडायर ने वहाँ पे फायरिंग करवा दिया और बहुत निहत्थे लोगों का जान गया, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद हुआ जिससे कि रॉलेट एक्ट का नाम और ज़्यादा खिल गया। परिणाम यह हुआ कि आंदोलन व्यापक रूप से फैला, लेकिन सरकार को इसमें है निराशा हाथ लगी, यानी कि ब्रिटिश को निराशा हाथ लगी और वह इसको वापस ले लिया। इसका जो महत्व रहा है वह है कि इस आंदोलन में भारत राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। इसके बाद ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन के बारे में देखते हैं। 1920 में रॉलेट एक्ट के बाद आया जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन के अन्याय के विरोध पर गांधी जी ने इस आंदोलन का शुरुआत किया। जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि रॉलेट एक्ट हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके कारण उस एक्ट को वापस ले लिया गया और उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट की। इसमें गांधी जी की क्या भूमिका है वो देखते हैं। गांधी जी ने लोगों से सरकार के साथ हर प्रकार का सहयोग करने का आह्वान किया, जिसमें सरकारी नौकरियां, स्कूल, अदालतें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शामिल है। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा है कि हम लोग ब्रिटिश सरकार का हर चीज़ का विरोध करेंगे, असहयोग करेंगे, किसी भी चीज़ को फैलने नहीं देंगे। उनका मेन मकसद था कि ब्रिटिश का हर सामान बेचा जाए, ब्रिटिश का हर चीज़ भारत के लोगों पर थोपा जाए। तो इसका विरोध गांधी जी ने किया। यहाँ तक कि गांधी जी ने कहा कि हम लोग सरकार का कोई भी सुविधा नहीं यूज करेंगे। व्यापक जन समर्थन, इस आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ है। चौरी चौरा की घटना हुआ था 1922 में। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि चौरी चौरा जगह पे, जो शायद गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ पे कुछ उग्रवादियों ने ब्रिटिश थाना में हमला कर दिया और वहाँ पे आग लगा दिया। जो बोला जाता है कि उसमें करीब 22 पुलिस सिपाही जल कर बुरी तरह से मर गए थे, जिसे चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसमें हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने बोला कि जो उसमें सिपाही मरे थे वो भारतीय ही थे और इस सरकार के विरोध में हम लोग अहिंसा के रूप में विरोध कर रहे थे, या तो अहिंसा हो गया, इसलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसने भारतीय जनता को संगठित किया और स्वतंत्रता की भावनाओं को मजबूत किया। यह आंदोलन जो है भारतीय जनता को मजबूती से सामने लाया और स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका यह आंदोलन निभाया था। अब गांधी जी के इस आंदोलन के बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। गांधी जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1915 में भारत आए थे अफ्रीका से गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किया था। तीनकठिया प्रणाली जो था नील की खेती के लिए, उसके विरोध में पहला सत्याग्रह किया था। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल पर हथियार के
रूप में इस्तेमाल किया, यानी कि हथियार के साथ नहीं आए, उन्होंने भूख को ही अपना हथियार बना लिया। तो हुआ अहमदाबाद मिल जो हड़ताल हम लोग पढ़े हैं कि वहाँ के मज़दूरों को सही वेतन वृद्धि ये सब के लिए हड़ताल किया गया, तो उसमें ये भूखे बैठे। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो गांधी जी ने चौरी चौरा घटना हुआ था 1922 में, उसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने वापस ले लिया असहयोग आंदोलन को। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो सबसे अंतिम आंदोलन उनका था अंग्रेज भारत छोड़ो यानी भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने करो या मरो डू एंड डाई का नारा दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को नमक के विरोध में किया था, डांडी मार्च निकाला था इसमें। गांधी जी का अंतिम बड़ा आंदोलन कौन था? तो अंतिम आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो गांधी जी का कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ दोस्तों। पहला हो गया चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। 1930 में हुआ ये डांडी मार्च, या उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको नमक कानून भी बोला जा सकता है। और इनका चौथा बड़ा, ये सब बड़ा आंदोलन है दोस्तों। तो चौथा बड़ा आंदोलन हुआ जो हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके साथ ही कुछ छोटे आंदोलन भी हुए। अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, खेरा सत्याग्रह हुआ, ये सब इनके और भी कई छोटे मोटे आंदोलन थे। और बड़े आंदोलन में 4 आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि में स्रावित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्सिटोनिन जो है वो हार्मोन पीयूष ग्रंथि में स्रावित नहीं होता है। इसके बारे में अब हम लोग डिटेल से देखते हैं। थायराइड ग्रंथि को से स्रावित होने वाले जो कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से नहीं बल्कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। विशेष रूप से यह थायराइड ग्रंथि की पैराफॉलिकुलर कोशिका द्वारा निर्मित होता है। इसका जो कार्य है वो देखते हैं। कैल्सिटोनिन का मुख्य कार्य है रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करना। यह हड्डियों के कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और ऑस्टियोक्लास्ट यानी हड्डी को तोड़ने वाली कोशिका की गतिविधि को कम करता है। यह गुर्दे द्वारा कैल्शियम के उत्सर्जन को भी बढ़ा सकता है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण देखते हैं, नियंत्रण है या नहीं। कैल्सिटोनिन का स्राव रक्त में कैल्शियम के स्तर को सीधे नियंत्रित होता है, ना कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किसी टॉपिक हार्मोन द्वारा होता है। इसका जो महत्व है वो देखते हैं। यह हार्मोन कैल्शियम में होम्योस्टैटिस यानी कि शरीर में कैल्शियम के स्तर का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित की तुलना में इसका प्रभाव कम होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है। टीएसएस यानी कि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन T4 और ट्राई आयोडाइथायरोनिन हार्मोन का उत्पादन और स्रावन करने के लिए उत्तेजित करता है। यह थायराइड ग्रंथि के विशेष विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है। टीएसएच का स्राव हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। रक्त में थायराइड हार्मोन का उच्च स्तर टीएसएच के स्राव को नकारात्मक रूप से फीडबैक करता है। मानव वृद्धि हार्मोन, यह पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में स्रावित होता है। शरीर के विकास, कोशिका पुनर्जनन और उपापचय को बढ़ावा देता है। यह हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसका स्राव हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और
सोमैटोस्टैटिन द्वारा नियंत्रित होता है। HGH का उच्च स्तर उम्र, नींद, तनाव और व्यायाम जैसे कारकों को से प्रभावित होता है। प्रोलैक्टिन के बारे में देखते हैं। यह पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन का मुख्य कार्य स्तन ग्रंथियों में दूध का उत्पादन शुरू करना और बनाए रखना होता है। प्रोलैक्टिन का काम होता है कि स्तन में दूध का उत्पादन करना होता है। यह प्रजनन प्रणाली और प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी प्रभाव डालता है। इसका स्राव मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित डोपामाइन द्वारा निरोधात्मक रूप से नियंत्रित होता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कई अन्य स्रावित ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करने और हार्मोन स्रावित करने के लिए कहा जाता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि के मुख्य भाग दो होते हैं, अग्रभाग और पश्च भाग, आगे और पीछे का भाग। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में कौन से दो प्रमुख हार्मोन स्रावित होते हैं? तो पीछे के भाग में जो होते हैं ऑक्सीटोनिन और वैसोप्रेसिन, यह दो हार्मोन हैं जो स्रावित होते हैं। ऑक्सीटोनिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीटोनिन का मुख्य कार्य गर्भाशय को संकुचन और दूध का स्रावन करना। वैसोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या है? तो वैसोप्रेसिन का मुख्य कार्य है गुर्दे में पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ावा देना होता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित 6 प्रमुख हार्मोन होते हैं, वो कौन है? TSH है, HGH है, ACTH, FSH, LH, PRL। ACTH किस ग्रंथि को उत्सर्जित करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रेनल कॉर्टेक्स को। FSH और LH का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका है जनांगों का विकास और यौन हार्मोन का उत्पादन करना होता है। FSH और LH का काम। किसी हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है, तो किस हार्मोन की कमी से हो जाता है? तो मानव वृद्धि हार्मोन HGH की कमी से हो जाता है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है? तो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन स्रावित करके किया जाता है। दोस्तों थोड़ा बायोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी आर्ट्स सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है। बायोलॉजी में थोड़ा सा आप लोग को एनालिसिस किया हुआ बात ही बता पाया, अपने तरफ से डिटेल नहीं बता पाया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडाशय को। अंडाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव जनन तंत्र में अंडाशय जो है वो मुख्य जनन अंग के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में और डिटेल से हम लोग देखते हैं। युग्मक उत्पादन, अंडाशय मादा युग्मक यानी अंडाणु का उत्पादन करता है। यह मादा प्रजनन का प्राथमिक कार्य है। मादा ही बच्चे को जन्म देती है, इसलिए अंडाशय मादा युग्मक का उत्पादन करता है। मादा जनन का प्राथमिक कार्य है। हार्मोन उत्पादन, अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे महत्वपूर्ण मादा यौन हार्मोन का भी उत्पादन करते हैं, और हार्मोन द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास, मासिक धर्म चक्र के नियंत्रण और गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मादा शरीर में 2 अंडाशय होते हैं, गर्भाशय के दोनों ओर श्रोणि गुहा में स्थित होता है। संरचना, अंडाशय छोटे अंडाकार के आकार में होते हैं जिसमें हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। मासिक धर्म चक्र के दौरान आमतौर पर एक अंडा परिपक्व होता है और ओव्यूलेशन के दौरान जारी होता है। डिंडीवाहिनी नलियाँ जो है उसके बारे में देखते हैं। ये नलियाँ अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। ओव्यूलेशन के बाद अंडाणु इसी नलिका से होकर गर्भाशय तक जाता है। निषेचन क्या है? तो निषेचन शुक्राणुओं और अंडाणुओं का मिलन होता है, आमतौर पर डिंडीवाहिनी नालियों में ही होता है।
यह मुख्य जनन अंग नहीं है लेकिन जनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भाशय यूट्रस, यह एक नाशपाती के आकार का अंग है। यहाँ निषेचित अंडाणु भ्रूण प्रत्यारोपित होता है और विकसित होता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण और फिर शिशु गर्भाशय में ही बढ़ता है। मासिक धर्म चक्र के दौरान गर्भाशय की परत बदलती है। यह मुख्य जनन अंग नहीं है लेकिन प्रजनन गर्भावस्था के लिए महत्वपूर्ण है। अंडाणु ओवम, यह मादा युग्मक है जो अंडाशय द्वारा निर्मित होता है। अंडाणु में मादा आनुवांशिक सामग्री होता है। निषेचन के लिए अंडाणु शुक्राणुओं के साथ मिलता है। यह एक कोशिका है न कि एक अंग है और यह मुख्य जनन अंग नहीं है जो युग्मक और हार्मोन दोनों को उत्पादन होता है। इससे संबंधित जो 10 क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। मादा युग्मक क्या कहलाते हैं? तो अंडाणु जो है वो मादा युग्मक कहलाते हैं। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। निषेचन की प्रक्रिया सामान्यतः मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? तो डिंडी वाहिनी नलिया में जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचित अंडाणु गर्भाशय की किस परत से प्रत्यारोपित होता है? तो यह एंडोमेट्रियम में प्रत्यारोपित होता है। कौन से 2 प्रमुख हार्मोन अंडाशय द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। मासिक धर्म चक्र की अवधि औसतन कितने दिन की होती है? तो 28 दिन की होती है। ओव्यूलेशन क्या है? तो अंडाशय के परिपक्व अंडाणु का निकलना ही ओव्यूलेशन कहलाता है। गर्भाशय या ग्रीवा क्या है? तो गर्भाशय का निचला संकरा भाग जो योनि में खुलता है। योनि यानी वेजाइना का मुख्य कार्य क्या है? तो संभोग के दौरान शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना और शिशुओं के जन्म का मार्ग प्रदान करना होता है। रजोनिवृत्ति क्या है? वह अवस्था जब महिलाओं में मासिक धर्मचक्र अस्थायी रूप से बंद होता है और आमतौर पर 45 से 55 की आयु के बीच होता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है? पाचन का कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्लूकोज। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ग्लूकोज क्या है तो यह सरल शर्करा है। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो मोनोसैकेराइड है और कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च और सुक्रोज एंजाइमों द्वारा छोटे अणुओं के टूट जाते हैं और अंततः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। अवशोषण, ग्लूकोज छोटी आंत की दीवारों के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित होता है और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। ऊर्जा का स्रोत, ग्लूकोज शरीर के लिए ऊर्जा मुख्य रूप से प्रदान करता है। कोशिकाओं में यह कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया द्वारा टूटकर एटीपी का उत्पादन करता है और कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा है। भंडारक, अतिरिक्त ग्लूकोज का यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में टूट जाता है। यानी कि दोस्तों ग्लूकोज जो है यकृत और मांसपेशियों में जो ग्लाइकोजन होता है उसमें संग्रहित होता है, अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है। उसके बाद शरीर को जैसे जैसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ग्लाइकोजन तथा ग्लूकोज में टूटता जाता है। बसा यानी फैट जो है बसा लिपिड होते हैं। यह मुख्य रूप से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। बसा का पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है और इसके अंतिम उत्पाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं, न कि ग्लूकोज होते हैं। बसा भी शरीर के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और कोशिका झिल्ली का एक घटक है। बसा को एडिपोज ऊतक में संग्रहित किया जाता है। लिपिड वसा तेल, फास्फोलिपिड और स्टेरॉयड सहित कार्बनिक यौगिकों का एक विस्तृत समूह है। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद लिपिड नहीं होते हैं। लिपिड ऊर्जा भंडारण, कोशिका संरचना और हार्मोन संश्लेषण जैसे कार्यों में शामिल होते हैं। लिपिड पानी में अघुलनशील होता है। सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। यह पौधों के लिए उपयोगी है। मनुष्यों में सेल्यूलोज को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइमों की कमी होती है, इसलिए यह मानव पाचन तंत्र से
अपरिवर्तित रूप से गुजरता है और मल के रूप में बाहर निकलता है। यह आहार फाइबर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और आंत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कुछ शाकाहारी जानवरों में सेल्यूलोज को पचाने के लिए विशेष एंजाइम होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सब में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। लार के रूप में जो एंजाइम होता है उससे होता है। लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है? तो एमाइलेज टाइलिन जो है वह पाचन शुरू करता है लार में जो होता है। पेट में कार्बोहाइड्रेट के पाचन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पेट में अम्लीय वातावरण एमाइलेज की क्रिया को निष्क्रिय कर देता है, इसलिए पेट में कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। अग्नाशयीय रस में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाता है? तो अग्नाशयीय एमाइलेज जो है अग्नाशय में एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। छोटी आंत की दीवारों में मौजूद एंजाइम जटिल शर्करा को सरल शर्करा में कैसे तोड़ते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टेज जैसे एंजाइम द्वारा। स्टार्च का पाचन अंततः किस सरल शर्करा में होता है? तो ग्लूकोज में होता है। सुक्रोज किन सरल शर्कराओं से बना होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। लैक्टोज दूध किन सरल शर्कराओं से बना होता है? तो ग्लूकोज और लैक्टोज से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद ग्लूकोज का भीतर में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है और ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है। बाप रे बाप। हमारा 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्यूज डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से में है जो व्यूज डबल फॉल्ट इत्यादि शब्द लॉन टेनिस में उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं हम लोग। व्यूज टेनिस में एक दोनों खिलाड़ियों या टीमों का स्कोर 40-40 जब हो जाता है, यानी कि इसमें टोटल स्कोर 40 होता है, लेकिन अगर दोनों टीम 40-40 कर लेता है तो व्यूज कहा जाता है। व्यूज के बाद एक खिलाड़ी या टीम को लगातार 2 अंक जीतकर गेम जीतना होता है। पहला अंक जीतने पर एडवांटेज मिलता है और फिर अगला अंक जीतने पर गेम जीत जाता है वो यानी 40-40 अंक पर अंक दिया जाता है, फाइनल अंक दिया जाता है। तो अगर 40-40 दोनों ले आया तो उसमें क्या होता है कि उसको व्यूज बोला जाता है, और उसके बाद दोनों को फिर से मौका दिया जाता है और 2 अंक ले आने पर वो जीत हो जाता है और 1 अंक लाने पर एडवांटेज मिलता है। डबल फॉल्ट क्या है? तो टेनिस में जब सर्वर लगातार 2 बार गेंद को वैध रूप से सर्विस बॉक्स में हिट करने में विफल रहता है तो उसे डबल फॉल्ट कहा जाता है, और इस विरोधी खिलाड़ी को 1 अंक मिलता है। पहला विफल प्रयास को फॉल्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि फॉल्ट होता है ना कि जैसे गेंद उछलाया और विरोधी खिलाड़ी के तरफ मारा, लेकिन वो जाल में ही टकरा कर रुक गया तो वो फॉल्ट गिनती हो गया, और ऐसा 2 लगातार हो जाता है तो डबल फॉल्ट बोला जाता है और विरोधी खिलाड़ी को 1 अंक दे दिया जाता है। अंक प्रणाली टेनिस में अंकों की प्रणाली की विशिष्ट होती है, जैसे कि 0 जो होता है उसको लब बोला जाता है, फिर 15 होता है, फिर 30 होता है, फिर 40 होता है। फिर गेम हो जाता है। गेम जीतने के लिए कम से कम 4 अंक जीतने होते हैं और विरोधी को कम से कम 2 अंक से आगे रहना होता है। विरोधी से 2 अंक से आगे होना होता है। कोर्ट और उपकरण टेनिस एक आयताकार कोर्ट पर खेला जाता है जिसे नेट से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। खिलाड़ी रैकेट और एक छोटी पीली गेंद का उपयोग करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होती है विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। टेनिस की 4 सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता इन्हीं को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्रिकेट के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, भारत में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। तो क्रिकेट बल्ले और गेंद से खेला जाता है, आप लोग को पता ही होगा, जो 2 टीमों के बीच खेला जाता है। इसका उद्देश्य अधिक रन बनाना और विरोधी टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट करना होता है। क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामान्य शब्द जो होते हैं
विकेट, बोल्ड, कैच, लेग बिफोर विकेट और मेडन ओवर, ओवर, बाउंड्री, चौका, छक्का, नो बॉल, वाइड बॉल इत्यादि होता है। कुछ महत्वपूर्ण होता है, लेग बिफोर विकेट होता है, LBW जिसे बोला जाता है। आजकल के क्रिकेट में एक और चीज़ चल रहा है DRS, जिसको रिव्यू सिस्टम, डी से शायद डबल रिव्यू सिस्टम, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा, लेकिन DRS होता है। फिर फ्री हिट होता है। तो ये सब आजकल क्रिकेट में चला हुआ है। क्रिकेट के विभिन्न प्रारूप, जिसमें टेस्ट मैच होते हैं कई दिनों तक चलने वाले, कई दिनों तक नहीं, मिनिमम मैक्सिमम 5 दिन तक चलता है और मिनिमम जल्दी ख़त्म हो जाए। 2 इनिंग का ये होता है। एक दिवसीय मैच जो कि 50-50 ओवर का दोनों टीम खेलता है। T20 मैच जो कि हर टीम 20-20 ओवर खेलता है। और अब तो 10-10 क्रिकेट भी आने लगा है। क्रिकेट पिच के केंद्र से खेला जाता है और खिलाड़ियों की विभिन्न क्षेत्ररक्षण स्थितियाँ होती है, जैसे मिड विकेट, सिली पॉइंट, मिड ऑफ, स्क्वायर लेग, ये सब क्रिकेट में खिलाड़ियों का पोजीशन होता है। हॉकी, हॉकी के बारे में देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। एक टीम खेल है जो मैदान पर स्टिक और गेंद से खेला जाता है। इसका उद्देश्य विरोधी टीमों के गोल में गेंद डालकर अधिक गोल करना होता है और विरोधी टीम का गोल रोकना होता है। हॉकी में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख शब्द होते हैं, जो कि गोल है, पेनाल्टी है, कॉर्नर है, पेनाल्टी स्ट्रोक है, स्कूप है, ड्विलिंग है, पुश हिट, ऑफसाइड, फ्री हिट आदि ये सब सुनने को मिलता है हॉकी से हम लोग को। हॉकी के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं, फील्ड हॉकी जो कि घास या सिंथेटिक मैदान पर खेला जाता है, और आइस हॉकी। आइस हॉकी जो है वो बर्फ़ पर खेला जाता है, इसमें स्केट पहनकर खेला जाता है। फील्ड हॉकी में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होती हैं। ब्रिज, ब्रिज 4 खिलाड़ियों द्वारा 2-2 टीमों के बीच खेला जाता है। एक ताश का खेल है। इसमें बोली, बिडिंग और चाल प्ले के 2 मुख्य चरण होते हैं। ब्रिज एक अत्यधिक रणनीतिक और बौद्धिक खेल है, जिसमें मेमोरी और पार्टनर के साथ संवाद महत्वपूर्ण होते हैं। ब्रिज में इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्द होते हैं, ट्रम्प, नो ट्रम्प, शूट, रफ, डमी, स्लाइड, ग्रैंड स्लैम, लीड आदि। ब्रिज की विभिन्न प्रतियोगिताएं और लीग विश्व स्तर पर आयोजित की जाती है। यह ताश वाला गेम है दोस्तों, इसलिए इसके बारे में विशेष जानकारी मुझे नहीं है। आइए अब टेनिस के बारे में या खेल के बारे में और भी जानकारी देख लेते हैं हम लोग। तो टेनिस कोर्ट को नेट में कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? तो 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, बीच में नेट लगाया जाता है। एक गेम में कितने अंक होते हैं? तो कम से कम 4 अंक होते हैं। एक अंक होता है 15, 30, 40 और अंतिम में गेम हो जाता है, उसको 1 अंक मिला जाता है। फिर दूसरे अंक के लिए इसी तरह खेला जाता है और जीतने के लिए विरोधी को कम से कम 2 अंक आगे रहना पड़ता है। 2 अंक आगे नहीं रहेंगे तो मैच टाई हो जाएगा। एक सेट जीतने के लिए आमतौर पर कितने गेम जीतने पड़ते हैं? कम से कम 6 और विरोधी से कम 2 गेम आगे रहना पड़ता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कितने होते हैं? तो ग्रैंड स्लैम जो हैं वो 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। विंबलडन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो घास के कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो मिट्टी के यानी क्ले के कोर्ट पर खेला जाता है। टेनिस में लब का क्या मतलब होता है? तो लब का मतलब होता है शून्य। जब किसी को एक भी अंक नहीं मिलता उसको लब कहते हैं। टेनिस में ऐसे किसे ऐस किसे कहते हैं? एक वैध सर्विस जिसे विरोधी छू भी नहीं पाता है और अंक सर्वर को मिल जाता है। यानी कि सर्विस किया और विरोधी उसको छू भी नहीं पाया, उसको ऐस बोला जाता है। टेनिस में बॉली क्या है? टेनिस में बॉली क्या है? तो टेनिस में बॉली जो है गेंद सीमा पर टप्पा खाने से पहले उसे हवा में ही मारना। यानी कि अगर विरोधी की तरफ से मारा गया तो इधर हवा में ही मार देना ही बॉली कहलाता है। टेनिस की गवर्निंग बॉडी का नाम क्या है? तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, ITF, इंटरनेशनल टेनिस फाउंडेशन। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि वो उसको साबित हो गया कि आप
संसद में या अपने असेंबली में सरकार बनाने के लायक नहीं है। अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है संसद विशेष रूप से लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा सरकार के मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है या सरकार की बहुमत साबित करने की चुनौती होती है। इसमें विपक्षी जो है वो आवाज़ उठाता है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसके विरोध में यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बहुमत खोना किसे कहते हैं? यदि विश्वास प्रस्ताव सदन में पारित हो जाता है तो यही माना जाता है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। अगर विरोधी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वर्तमान मंत्रिपरिषद या सरकार जो है वह विश्वास नहीं दिला पाता है कि हमारा सीट इतना है, तो वह अपना विश्वास खो देता है और अविश्वास लागू हो जाता है, जिससे उसका बहुमत जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस्तीफा। सदन का विश्वास खोने पर मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। यह संसदीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो सरकार को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाता है। मतलब कि अगर आपका सरकार है और आप अविश्वास प्रस्ताव में अपने सरकार को सिद्ध नहीं कर पाए, मान लिया जाए कि अभी भारत में 545 सीट में आप 245 सीट नहीं ला पाएँ या 243 सीट नहीं ला पाएँ, तो आप अपना विश्वास खो देते हैं और आपके पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव को प्रक्रिया लाने का अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद इस पर सदन में बहस होती है और फिर मतदान होता है और देखा जाता है कि विश्वास प्रस्ताव सही है या गलत है। कटौती प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यह संसद सदस्यों द्वारा सरकार द्वारा मांगी जाने वाली अनुदानों की मांग में कमी करने के लिए लगाया जाता है। यह सरकार की नीतियों पर असंतोष व्यक्त करने का एक तरीका है, यानी सरकार की जो नीति है उस पर विरोधी असंतोष व्यक्त करते हैं। कटौती प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह सरकार के लिए एक गंभीर राजनीतिक झटका माना जाता है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं: नीति अस्वीकृति कटौती प्रस्ताव, अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। ये 3 तरह के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। विश्वास प्रस्ताव क्या है? यह प्रस्ताव सरकार द्वारा सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए लाया जाता है, खासकर जब सरकार पर बहुमत खोने का संदेह हो या गठबंधन सरकार में अस्थिरता हो। यह विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार बनी रहती है। यदि यह प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव के विपरीत यह सरकार द्वारा स्वयं लाया जाता है। जैसे कि हम लोग देखें कि अविश्वास प्रस्ताव है जो विरोधी लाते हैं और विश्वास प्रस्ताव सरकार अपना विश्वास साबित करने के लिए लाती है, और वह अगर विश्वास साबित नहीं हो पाता है तो इस्तीफा देना पड़ता है। जस्ट अपोजिट है। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यह प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा सदन और उसके किसी सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने पर किसी सदस्य द्वारा उठाया जाता है। यह विशेषाधिकार का उल्लंघन पाया जाता है जो सदन उस मंत्री या सदस्य के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना आवश्यक नहीं होता है। इसका उद्देश्य सदन की गरिमा को सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं है। इसमें सिर्फ मंत्रिमंडल के या जो भी सदस्य होते हैं संसद के, वो उस पे जो विशेषाधिकार के उल्लंघन पर यह लाया जाता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे सरकार नहीं गिरती है। अब संसद के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे अब हम लोग देखते हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव कौन पेश करता है? तो विपक्षी दल इसको लाता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? यानी 50 विपक्षी सदस्य बोल दिए कि आपका सरकार सही नहीं है, आप अपना विश्वास साबित नहीं कर सकते हैं, तो आपके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लागू किया जाता है, यानी कि कम से कम
50 सदस्य होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। विश्वास प्रस्ताव कौन पेश करता है? तो सरकार पेश करती है, जो उस समय की वर्तमान सरकार होती है, प्रधानमंत्री या सरकार का कोई भी मंत्री लाता है। कटौती प्रस्ताव किस पर लगाया जाता है? तो अनुदानों की मांग पर लगाया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि इसका सदन का ध्यान तत्काल सार्वजनिक महत्व के लिए निश्चित मामले पर आकर्षित करना होता है, वही स्थगन प्रस्ताव होता है। धन विधेयक को सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको लोकसभा में पहले लाया जाता है। ऑप्शन आपको राज्यसभा भी रहेगा, लेकिन इसको लोकसभा में ही लाया जाता है, क्योंकि धन विधेयक है। मनी बिल को राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा लाता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जैसे लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन एक जगह से पेश हो जाने के बाद दूसरी सदन में भी पेश किया जाता है, और वहाँ से भी लागू हो जाने के बाद फाइनली जाता है राष्ट्रपति के पास, और वह दस्तखत करता है, तब संविधान संशोधन कानून पारित हो जाता है। शून्यकाल किसे कहते हैं? शून्यकाल संसद में कब होता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद और दिन के एजेंडा शुरू होने के पहले का जो काल होता है उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। गिलोटिन का संसदीय प्रक्रिया में क्या अर्थ है? तो बहस के बिना अनुदान मांगों पर मतदान बंद करना ही गिलोटिन कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे मुझसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सभी क्षेत्र से ये क्वेश्चन लाया गया था दोस्तों, और जो क्षेत्र छूट गया है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग चिंता ना करें, हर सब्जेक्ट के हर को महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोग के सामने लाऊंगा। आप लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहें, बस इस वीडियो को आप लोग एंटीबायोटिक की तरह देखें कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग को बढ़त बनाने में काम आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा क्वेश्चन मेरे ही क्वेश्चन से आ जाएगा, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो आप लोग को एग्ज़ाम में हूबहू लड़ेगा और बहुत हद तक लड़ेगा। ये सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से देखें। मेरे समझाने के तरीका थोड़ा अलग होगा, हो सके ना समझ सके हों तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को भी भेज दें। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो माफ़ी मांगता हूं। आपसे लाइक के लिए आग्रह तो नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब से वीडियो और अच्छा बने, आप लोग को और अच्छा से जानकारी दे सकूं। जो सब्जेक्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे, उन सब्जेक्ट पर भी विशेष कमांड किया जाए और आप लोग को अच्छा से समझाया जाए। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और इसका PDF अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को वो PDF उपलब्ध करवाऊँगा। तो चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। उसके साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आप लोग को।